नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सियासी हलके में चर्चा है कि नीतीश कुमार विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने न्यूज 18 पर साफ साफ कहा कि उन्हें इस बात का कोई आइडिया ही नहीं है। क्या नीतीश बनेंगे राष्ट्रपति? क्या नीतीश छोड़ देंगे मुख्यमंत्री का पद? क्या नीतीश होंगे विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार? इन सवालों ने सुबह से ही सियासी हलके में हलचल मचा रखा है। इन सवालों के पीछे की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि न्यूज 18 वो पहला चैनल है जिसने इन सवालों के जवाब सीधे नीतीश कुमार से पूछ लिया। आप भी सुनिए नीतीश ने क्या कुछ कहा। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अचानक की चर्चा से सबका तो कोई दिमाग में भी आइडिया चल रहा है। सर, बहुत चर्चा है कि आप विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते हैं। अचानक की चर्चा से सबका तो कोई दिमाग में भी आइडिया चल रहा है। नीतीश कुमार ने इस तरह की किसी भी बात को सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि उनके दिमाग में इस तरह का कोई आइडिया नहीं है। बावजूद इसके नीतीश कुमार के विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा पर विराम नहीं लग रहा। वजह यह है कि भागलपुर में जहां नीतीश ने इस तरह की किसी भी बातों से इनकार किया, तो वहीं उसी कार्यक्रम में मौजूद जेडीयू और बीजेपी नेताओं की राय अलग अलग सुनाई दी। ऐसी कोई चर्चा नहीं है, चिंता ना करें। बिहार के मुखिया हैं, बिहार में हैं, अभी कोई नई चर्चा नहीं हुई। तो सर, ये चर्चा ये भी हो रही है कि यूपी चुनाव के बाद बिहार के सियासत में तो चर्चा ही एक विषय है ना, चर्चा तो होते ही रहना चाहिए। चर्चा में तो कोई खर्चा लगता नहीं है। देखिए, मीडिया के माध्यम से पता चला, अगर ऐसा चर्चा है तो बिहार के लिए गौरव का दिन होगा। अच्छा, तो बिहार के लोग मतलब राष्ट्रपति का अगर उम्मीदवार बनते हैं तो गौरव निश्चित तौर पर राजेंद्र बाबू के बाद कोई बिहार से राष्ट्रपति होगा, नीतीश कुमार जी होंगे, इसलिए बहुत खुशी का माहौल होगा। तो आप लोग चाहते हैं कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो? ये मीडिया के माध्यम से जो मालूम हुआ उसमें अभी जानकारी मिला है, लेकिन ऐसा होता है तो बिहार के लिए गौरव का दिन होगा। दरअसल नीतीश कुमार के विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की चर्चा तब शुरू हुई जब प्रशांत किशोर ने गुपचुप तरीके से दिल्ली में नीतीश से मुलाकात की। माना जा रहा है कि पीके नीतीश के नाम पर विपक्ष के नेताओं को मनाने में जुटे हैं, जबकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी नेता शरद पवार से उनकी बात तक हो चुकी है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और चलिए अब जरा इस खबर को समझ लेते हैं। वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 24 जुलाई 2022 को रिटायर हो रहे हैं। ये वो तारीख है जब वो रिटायर हो जाएंगे, 24 जुलाई 2022। विपक्षी पार्टियां नरेंद्र मोदी के रूप में बीजेपी के मजबूत चेहरे के सामने बड़ा चेहरा सामने लाना चाहता है। केंद्र में कांग्रेस के कमजोर होने से ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केसीआर जैसे नेता राह तलाश रहे हैं। यदि नीतीश के नाम पर विपक्षी दलों में एकता बनती है तो इनकी उम्मीदों को पंख लगेंगे। वैसे नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि मौजूदा वक्त में नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है, तभी उन्होंने ऐसी तमाम अटकलों पर फिलहाल अपने इस बयान देने के साथ ही विराम लगा दिया है कि उनके दिमाग में इस तरह का कोई आइडिया ही नहीं है। जातिगत जनगणना की बात करें तो जातिगत जनगणना यानी कि कास्ट सेंसस को लेकर बिहार की सियासत इस वक्त बेहद गर्म हो चली है। मुख्यमंत्री के बयान के 24 घंटे के भीतर ही प्रदेश के नेताओं की जुबान पर एक ही नाम सुनाई दे रहा है, जाति आधारित जनगणना। हालांकि मामले पर बीजेपी और कांग्रेस असहज महसूस कर रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद जेडीयू के दूसरे बड़े नेताओं ने भी आवाज मुखर कर दी है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मांगे फिर से जोर शोर से उठाई जा रही है। नीतीश ने कहा था कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद ही बिहार में जातीय जनगणना शुरू कर दी जाएगी। पहले सुनिए नीतीश का वो बयान। कास्ट, सब कास्ट, हर चीज के बारे में
किसी दूसरे राज्य में क्या हो रहा है इस पर मत जाइए। उनका किस ढंग से हुआ, किस ढंग से नहीं हुआ, अपनी जगह। हम लोग तो बिल्कुल इसको बहुत अच्छे ढंग से करना चाहते हैं। तो वो करना चाहते तो क्या हड़बड़ी है, तो होगा ही, नहीं का कहाँ सवाल पैदा होता। हालांकि सरकार चाहती है कि सर्वदलीय बैठक में सभी लोग अपनी राय रखें। मुख्यमंत्री ने कास्ट, सबकास्ट सहित हर चीजों की बातें कही हैं। ऐसे में अब जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह ने भी इसे जरूरी बता दिया, जबकि आरजेडी ने भी कास्ट सेंसस कराए जाने को लेकर अपनी स्थिति साफ कर दी है। जातीय जनगणना आवश्यक भी है और जातीय जनगणना होना भी चाहिए। आवश्यक क्या है, कई जातियां ऐसी हैं जिनकी जो संख्या में तो हैं, लेकिन समाज की आज की व्यवस्था में वो उनकी गणना नहीं हुई है, उनकी संख्या का पता नहीं लगता। और जातीय जनगणना को लेकर के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार कह रहे हैं, जब विधानमंडल से सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हो चुका है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, जब केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बात नहीं मानी बिहार के सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल की, तो नीतीश कुमार जी ने कहा था कि बिहार सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी बिहार में। जेडीयू और आरजेडी में क्रेडिट लेने की होड़ मची है, तो जातीय जनगणना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेता कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है। देखिए, हमारी पार्टी का शुद्ध रूप से मानना है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक विकास के लिए जाति जनगणना कोई एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है। और हमारी पार्टी में संभव हुआ कि पिछड़े समाज से पैदा हुआ व्यक्ति वो देश का प्रधानमंत्री बनता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जातीय जनगणना के विरोध में हैं। जदयू अगर चाहती है तो उसकी बिहार में सरकार है और हम लोगों ने कोई आपत्ति किया नहीं है, तो फिर कराने में दिक्कत क्या है? तो जातिगत जनगणना की मांग आखिर उठ क्यों रही है? नेताओं में कास्ट सेंसस को लेकर प्रेम क्यों उमड़ रहा है? तो इसकी वजहें भी हैं। दरअसल जाति क्षेत्रीय पार्टियों के लिए प्राण वायु की तरह होती है। जातीय जनगणना से वोट बैंक का सटीक पता चलता है। सियासी पार्टियों की सियासी मोर्चेबंदी भी सटीक होती है। जाति के आधार पर वोट बैंक साधने की रणनीति बनाई जा सकेगी, ऐसा दावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब इस खबर को जरा समझ लेते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव यानी कि नेता प्रतिपक्ष दोनों ही जातिगत जनगणना के इस मुद्दे पर एक हैं। दोनों की राय एक है, दोनों एक साथ भी हैं। जेडीयू और आरजेडी इस मुद्दे पर मतभेद भुलाकर केंद्र से कास्ट सेंसस की मांग कर रहे हैं। नीतीश ने खुलकर यह कह दिया है कि बिहार में जाति आधारित जनगणना वो कराएंगे। केंद्र सरकार ने पहले ही इस पूरे विषय पर रुख स्पष्ट कर दिया है कि कास्ट सेंसस नहीं होगा। जाति को सियासत की धुरी में रखकर पार्टियां अपना स्वार्थ साधना चाहती हैं और यही वजह है कि अपने उसी वोट बैंक को साधने की चाहत में पार्टियों की तरफ से अब इस कास्ट सेंसस की मांग लगातार तेज होती जा रही है। और खुद मुख्यमंत्री जो बिहार के नीतीश कुमार हैं, उन्होंने कह दिया है कि इसे लेकर एक बैठक की जाएगी जिसमें सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व होगा। बिहार में ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर से शराब की निगहबानी होगी, निगरानी की जाएगी। मद्य निषेध विभाग ने आज से इसकी शुरुआत कर दी है। विभाग के अधिकारियों ने हेलीकॉप्टर में सवार होकर पटना के आसपास के इलाकों का दौरा किया और अवैध शराब की जानकारी पर कार्रवाई भी की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में स्टेट हैंगर में बैठकर ये पूरा ऑपरेशन देखा। शराब माफिया पर हेलीकॉप्टर से टूटेगा कहर। बूंद बूंद शराब पर आसमान से होगी नजर। स्टेट हैंगर पर सीएम नीतीश ने देखा पूरा प्लान। नहीं बचेगी एक भी माफिया की जान। हाईटेक ड्रोन ने दम निकाला था, अब हेलीकॉप्टर जान निकाल देगी। जी,
शराब माफिया के खिलाफ नीतीश सरकार ने युद्ध छेड़ दिया है। शराब छोड़ दो, नहीं तो बिहार छोड़ना पड़ेगा। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए मद्य निषेध विभाग ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर के साथ अनमैन्ड ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, जिससे स्पॉट डिटेक्शन किया जाए और उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम तुरंत रेड करके भट्टियों को ध्वस्त कर सके। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के स्ट्रेट हैंगर में मद्य निषेध विभाग के पूरे मास्टर प्लान को देखा। मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने नीतीश कुमार को बताया कि कैसे कार्रवाई की जा रही है। मद्य निषेध विभाग ने इस अत्याधुनिक हेलीकॉप्टर का उपयोग दियारा क्षेत्र में अवैध शराब के धंधे को ध्वस्त करने के लिए शुरू किया है। इस हेलीकॉप्टर से गंगा नदी के किनारे बक्सर से कटिहार तक रेगुलर सर्विलांस और मॉनिटरिंग किया जाएगा। हेलीकॉप्टर में पायलट सहित 4 लोगों के बैठने की सुविधा है, जिसमें एक जियोस्पेशियल के इंजीनियर, उत्पाद विभाग की टीम और डिटेक्शन एक्सपर्ट बैठकर वीडियो मॉनिटरिंग करते हैं। इस हेलीकॉप्टर से दिन में 6 से 7 घंटे तक लगातार ऑपरेशन किया जा सकता है। पहले ही दिन हेलीकॉप्टर में सवार होकर मद्य निषेध विभाग के अधिकारियों ने पटना और उसके आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया और अवैध शराब की जानकारी पर कई जगहों पर कार्रवाई की। यानी अब शराब माफिया किसी भी हाल में बच नहीं पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। और जरा अब इस खबर को समझिए। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए सरकार ने अपनी तरफ से पूरी ताकत इस वक्त झोंक रखी है। हाईटेक ड्रोन की बात हो या फिर अब हेलीकॉप्टर, हाईटेक ड्रोन के बाद अब हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। हेलीकॉप्टर से नदी के किनारे के इलाकों का रेगुलर सर्विलांस और मॉनिटरिंग की जाएगी। नीतीश सरकार ने शराब माफियाओं को अब यह साफ कर दिया है कि या तो आप शराब छोड़ो, नहीं तो आपको बिहार छोड़ना होगा। पूरे अभियान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद अपनी नजर बनाए हुए हैं और इसीलिए लगातार कामयाबी भी हासिल हो रही है। ड्रोन के जरिए जहां कामयाबी मिल रही थी, अब इस हेलीकॉप्टर के शामिल होने के बाद उसे और रफ्तार मिल जाएगी। रुक करेंगे दूसरी खबर का। तो युद्ध कोई हल नहीं, लेकिन इसे टालना भी अब मुमकिन नहीं। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ी तनातनी की, जिसके आगे अब सिर्फ जंग ही दिखाई दे रहा है। रूस ने जो कदम उठाए हैं उसे युद्ध की हरी झंडी समझिए, और अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए वो स्थिति बेहद खराब होने वाली है। धमाके की खबर आई, ले डूबेगी लड़ाई, बढ़ेगी महंगाई, गरीब देशों पर आफत आई। कोरोना ने किया सुस्त, युद्ध करेगा पस्त, जंग से अर्थव्यवस्था तंग। सच यही है और इसकी शुरुआती झलक भी नजर आने लगी है। हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ी है, लेकिन जेब नीति से पहले कूटनीति की बात। शांति में सब मस्त, जंग के बाद भारत नहीं रह सकता तटस्थ। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस। भारत किसे करे खुश? रूस यूक्रेन में लड़ाई भारतीय कूटनीति पर क्यों बनाए? चलिए जंग के वक्त भारत के लिए होने वाली मुसीबतों को समझते हैं, लेकिन उससे पहले दुनिया का क्या स्टैंड है वो भी समझ लीजिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांत को स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी है। अमेरिका ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जल्द ही रूस को जवाब देने का ऐलान किया है। पुतिन रूसी लोगों को अलग थलग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जर्मनी यूक्रेन के साथ खड़ा है, जबकि फ्रांस के मुताबिक रूस अपने वादे से पीछे हट रहा है और यूक्रेन की सत्ता को कम कर रहा है। इधर ब्रिटेन यूक्रेन के लोगों का साथ देना जारी रखेगा, जबकि चीन सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से हल करना चाहता है। तो भारत की अपील है कि दोनों पक्षों से संयम बरता जाए। रूस और यूक्रेन में बढ़ते तनाव के बीच अभी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सहित ज्यादातर पश्चिमी देश यूक्रेन का साथ दे रहे हैं और चीन दिख रहा है न्यूट्रल।
रूस एक तरह से फिलहाल अलग थलग दिख रहा है, ऐसे में उसे भी दोस्तों की जरूरत है। लेकिन भारत के साथ दिक्कत ये है कि जाएं तो जाएं कहां। अगर रूस के साथ गए तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों से संबंधों पर असर पड़ सकता है, और यूक्रेन के साथ गए तो रूस से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, वो भी तब जब डिफेंस सेक्टर में भारत अभी सबसे ज्यादा निर्भर उसी देश पर है। एक अनुमान के मुताबिक भारत 49% हथियार रूस से आयात करता है, यानी भारत के पास आधी मिलिट्री सप्लाई रूस से ही आती है, और चीन के साथ चल रही तनातनी किसी से छिपी नहीं। अब बात जेब नीति की करते हैं। रूस यूक्रेन के बीच बढ़ते विवाद की वजह से तेल की कीमत आसमान पर है। कच्चे तेल का दाम $95 प्रति बैरल को पार कर गया है। ऐसा करीब 8 साल बाद हुआ है। मतलब ये कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय मान लीजिए। नेचुरल गैस की कीमत भी बढ़ रही है। इससे देश के अंदर एलपीजी और सीएनजी की कीमतें भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जबकि लगातार 5वें दिन भी शेयर बाजार टूटा है। सेंसेक्स 383 अंक लुढ़का, जबकि निफ्टी गिरकर 17,092 पर पहुंच चुका है। बाजार गिरने से सोने के दामों को भी सपोर्ट मिल रहा है। नतीजा ये कि सोना 50,500 रुपये का लेवल पार कर गया है। भारत यूक्रेन से खाने वाले तेल की खरीद करता है। युद्ध की स्थिति में इस पर भी असर पड़ेगा। भारत रासायनिक खाद का आयातक देश है और यूक्रेन से भी मंगवाया जाता है। मतलब ये कि किचन से लेकर किसानी तक हर ओर जंग की मार पड़ेगी। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था पहले से ही लचर स्थिति में है। अब अगर जंग हुई तो महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो सभी की जेब कटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।